रूस खाली अपना एक कुछ क्षेत्र जो यूक्रेन में है उस पर अधिकार वापस जमाने के लिए, जो सोवियत जमाने में उनके पास था, उसको चूंकि वहां रशियन बोलने वाले ज्यादा है, ऐसी स्थिति में मैंने जो शांति दूत की बात कही। इसलिए नरेंद्र मोदी जी भारत की उसी परंपरा, संस्कृति, कूटनीति, राजनयिक, इसी में फिर से कह रहा हूं, ये कोई आंतरिक राजनीति की चर्चा इस पर नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। शांति दूत। भारत हमेशा शांति, अहिंसा का पुजारी रहा है। आज से नहीं, प्राचीन काल से कोई नहीं कह सकता कि भारत ने कभी किसी देश पर हमला किया हो, और इसलिए शायद दुनिया में एक अनूठा राष्ट्र है जो हमला नहीं करता। और इसलिए राजनीतिक मतभिन्नताओं से हट करके आप देखिए, इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर, दोनों ऐतिहासिक संबंधों की बात तो है ही, जिस पर मैं और आगे बात करूंगा, लेकिन कितने संवेदनशील इलाका है। अभी कुछ ही समय पहले, कुछ हफ्ते पहले आप कहेंगे कि रूस होकर के आए थे, और ये दोनों देश, पोलैंड और यूक्रेन, तो सोवियत यूनियन और कहिए कि पुराना इनका बैर ऐसा रहा है। वर्षों नहीं, कहना चाहिए कि शताब्दी का एक तरह से बैर रहा है, दुश्मनी रही, उनका कब्जा भी रहा। सोवियत और रूस का यदि आप कहें तो उनका कब्जा भी रहा, और केवल उनका नहीं, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, जिसके विरुद्ध हमेशा भारत रहा है, महात्मा गांधी का देश, और इसलिए उसके खिलाफ तो हम हमेशा आए, क्योंकि हमने ब्रिटिश से लड़ाई लड़ी। हमारे यहां तो सभी आए, फ्रेंच आए, पुर्तगीज आए, सब जो व्यापारी बनकर के आए, कभी कुछ हुआ। लेकिन हाँ, वैसा आधिपत्य युद्ध की तरह से बम बरसा करके, युद्ध लड़ करके नहीं हुआ। शांति के जरिए गांधी ने हमें आजादी दिलाई, और इसलिए इस क्रूशल मौके पर, इस बहुत ही नाजुक मोड़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई कार्यक्रम टाला नहीं। चुनाव से पहले ही उनके कार्यक्रम बन रहे थे। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, आज भी चल रहा है, उस समय भी चल रहा था, रूस गए। और युद्ध क्या बने, ये दोनों के अस्तित्व का सवाल है। खास करके पोलैंड को भी रूस से खतरा लगता है, यूक्रेन को भी लगता है, और रूस खाली अपना एक कुछ क्षेत्र जो यूक्रेन में है उस पर अधिकार वापस जमाने के लिए, जो सोवियत जमाने में उनके पास था, उसको चूंकि वहां रशियन बोलने वाले ज्यादा है, ऐसी स्थिति में मैंने जो शांति दूत की बात कही। क्यों कही? कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है अगले सप्ताह, और भगवान कृष्ण ने भयानक, वो भी विश्व का, वैसे बड़े बड़े युद्ध हुए, लेकिन ऐतिहासिक, पौराणिक और मूल्यों पर, पतन वाले भी और ईमानदारी वाले भी, उस युग की जो महाभारत काल का जो सबसे बड़े शांति के दूत रहे श्री कृष्ण जी, आज भी दुनिया में उन्हीं का चलता है। इस्कॉन मंदिर पर यदि कहीं है तो दुनिया के हर इलाके में मिलेंगे, और उनके पुजारी, उनके भक्त, उनके गीता के ज्ञान को सब बड़े से बड़े नेता वर्ल्ड में भी ये जानते हैं कि हाँ, गीता का ज्ञान मिले, वो शांति रहे। और गीता में तो यह है कि भाई यदि ऐसा मौका आता है तो आप युद्ध भी करें। भगवान कृष्ण ये नहीं कहा कि आप युद्ध करें, अर्जुन को तो यही उपदेश दिया। इसलिए नरेंद्र मोदी जी भारत की उसी परंपरा, संस्कृति, कूटनीति, राजनयिक, इसी में फिर से कह रहा हूं, ये कोई आंतरिक राजनीति की चर्चा इस पर नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों को तकलीफ होती है जरूर कि इतना कद बढ़ रहा है भारत का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उसमें बढ़ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मनमोहन सिंह को पोलैंड या यूक्रेन से संबंध नहीं रखना चाहते थे, रशिया से नहीं रखना चाहते थे, अमेरिका से नहीं रखना चाहते थे, नहीं। लेकिन आज की स्थिति तो उनसे भी बहुत ही भिन्न है। मैं तो मानता हूं कि आजादी के बाद ऐसा अवसर शायद ही आया हो कभी। वैसे तो ठीक है कि हम लोगों ने, जैसे कह सकते, पंचशील का, उसके भी सदस्य होने के नाते 5 देशों का शांति आजादी 60s में, नेहरू के काल में, टीटो के काल में, सादात के काल में,
तो कई लोग मिलकर के पंचशील सोचते थे। इस समय भारत एक ऐसी भूमिका में है जो ब्रिटेन, यूरोप, जर्मनी, जो अमेरिका जो हमला करने में हाथ जगह कहता है, कहां पर खाड़ी के देशों का संघर्ष, इजराइल ईरान के बीच हो, चाहे इजराइल फिलिस्तीनियों के बीच हो, जो तनाव, भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ये भूमिका निभा रहे हैं जो दुनिया में कोई नहीं निभा सकता। महात्मा गांधी के समय तो चूंकि हम खुद अपने देश में संघर्ष कर रहे थे, वो देते थे अधिकारों के लिए, आजादी के लिए, अफ्रीका की आजादी के लिए, किसी भी देश में सबको मानव अधिकारों के लिए। उसके बाद के प्रधानमंत्रियों ने भी उसी हमारी जो नीति है शांति अहिंसा की, उसके आगे ही समझौते किए, पाकिस्तान चीन के साथ युद्ध भी किए, लेकिन शांति की नीति पर ही जोर है। और इसलिए अपेक्षा की जा रही है और बड़ी दुनिया में इस पर चर्चा है। अमेरिका भी कहता है, रूस भी कहता है, भाई समझा लो। मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत एक ऐसा है जो शायद इस स्थिति में उस युद्ध को, जो मासूम लोग मारे जाते हैं, जो शहर गांव बर्बाद होते हैं, चाहे वो इजराइल और फिलिस्तीन का मामला हो या रूस और यूक्रेन का, इस समय भारत की भूमिका अहम है, क्योंकि हमारे संबंध दोनों से समान है। कितना दबाव था यूरोपीय देशों का, आप रूस से संबंध तोड़ लीजिए, क्योंकि रूस ने हमला किया है, इसमें कोई शक ही नहीं है। रूस तो घोषित रूप से कहता ही हाँ हमने किया, चूंकि हमारे इलाका है, इसको हम उसको लेना चाहते हैं। लेकिन भारत इस बात के लिए कि भारत अपनी नीति खुद तय करता है। वो जमाना नहीं रहा जब अमेरिका कहे कि आप परमाणु परीक्षण न करो, जो यूरोप कहे कि हम आपका दाना पानी बंद कर देंगे, आपको संबंध, हमारे आपसे संबंध है, हमारे सबसे संबंध है। लेकिन नरेंद्र मोदी, उन्होंने बाकायदा स्पष्ट कर दिया, भारत की नीति हम सबके साथ रखेंगे। और चूंकि भारत के हित सबसे बड़े हैं, रूस के साथ हमारे जो संबंध है वो भी ऐतिहासिक है। रूस के साथ तो हमारा रूस ने कभी हम पर हमला नहीं किया। ठीक है, उनके कम्युनिस्ट पार्टियों का, और वो उसमें नहीं जाता, आजादी के बाद भी कम्युनिस्ट पार्टियों का असर रूस के नाम पर या चीन के माओवादी के नाम पर हुआ। लेकिन उसके बाद भी संबंध, हमारे सामरिक संबंध हैं, हमारे कूटनीतिक संबंध हैं, हमारे सांस्कृतिक संबंध हैं। तो भारत ने नीति नहीं बदली, इसलिए कि आंतरिक हित, यदि रूस से हम संबंध काट लेते तो सोचिए कि दिल्ली में, मुंबई में नहीं, छोटे छोटे शहरों में पेट्रोल का भाव 500 रुपये लीटर होता। ऐसा अंदाज में, मैं कोई वो नहीं हूं, लेकिन स्थिति बिगड़ती रहती और मूल्य बढ़ता, आपको तेल नहीं मिल रहा है, खाड़ी के देश में भी संघर्ष चल रहे हैं, तो कुछ भी नौबत आ सकती थी। और भारत क्यों, हमको ज्ञान देने वाले यूरोपियन साहब और अमेरिकन जो प्रतिबंध लगाता है, वो रूस के साथ अपने संबंध रखता है। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, लेकिन जानते हैं पोलैंड तो 90% अभी भी रूस के तेल पर निर्भर है, 10% रूस की गैस पर निर्भर है। पड़ोसी है उनका। जैसे हम कहते हैं कि हम कई चीज ऐसी है जो दुबई के मार्फत पाकिस्तान को मिल जाती है, वरना कहीं पाकिस्तान को भी मुश्किल हो। या चीन के साथ हमारा व्यापार, आज भी चीन लद्दाख में कुछ गड़बड़ करता है, उसके बाद भी उसको धंधा करना है, बिजनेस करना है, तो भारत की तरफ देखता है। भारत से उसका व्यापार पिछले वर्षों में सारे तनाव के बाद भी बढ़ता रहा है। तो हमें ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल मैं पोलैंड की बात करता हूं, हम उस विवाद में नहीं जाते। लेकिन हाँ, ये शांति दूत का प्रयास है। जो बंद कमरों में बात होगी वो घोषित तो नहीं होती। भारत तो यही कहता है, भाई हम तटस्थ हैं, हम चाहते हैं कि इस इलाके में शांति हो, मासूम लोग न मारे जाएं। यूनाइटेड नेशन में भी हम न्यूट्रल, एकमात्र तटस्थ, वो जमाना गुजर गया जो गुट निरपेक्ष कहा जाता था। कहने को तो आप गुट पे कहें, जैसे सेक्युलर, जब कह दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्थितियों को लेकर के कि चलिए हम सेक्युलर कोड ऑफ एथिक्स बनाएंगे, नागरिक संहिता, सबके लिए वही हो, सबके लिए आचार विचार, मैं तो इसलिए उसको इथिक्स कहता हूं। और क्या होगा, आपका आचार होना चाहिए। बाकी तो कानून बहुत होते हुए भी लोग पालन नहीं करते, लेकिन हाँ, सबके लिए नागरिक संहिता जैसे सेकुलर मान ले, क्योंकि भारत की तो परंपरा है कि सबके लिए समान हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः किसने कहा है? भारत ने कहा, भारत की संस्कृति ने कहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड में भी और यूक्रेन में भी ये संदेश की युद्ध कोई रास्ता नहीं है। आज नहीं, पहले भी कह चुके, G20 में कहा, यूनाइटेड नेशंस में कहा, सब जगह जहां जहां ऐसी चर्चाएं होती है, कूटनीतिक होती है, तो हमारा तटस्थ जरूर है, नंबर 1। नंबर 2, इससे उम्मीद की जानी चाहिए कि रूस भी, चूंकि हमारे संबंधों में हमने जो कहा है कि भाई उस तनाव से सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है,
तो वो भी किसी समझौते की टेबल बैठने को तैयार हो। जैसे इजराइल के लिए बहुत सब कोशिश कर रहे हैं, भारत भी कहता यही है। और बीच में अमेरिकन, चूंकि वहां तो डोमिनेशन है, तो अमेरिका हमास और उनके बीच में समझौता की कोशिश कर रहा है। हम वैसे कोई बिचौलिए नहीं है। भारत बिचौलिया या जिसको कहते हैं दलाल नहीं है। भारत शांति का दूत है और उसके प्रतीक इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो ये संदेश लेके गए हैं शांति सद्भावना हो, सामाजिक सबका जीने की अधिकार है उनके लिए। हाँ, लेकिन जो पीड़ित हैं, जो संकट में हैं, जो तकलीफ में हैं, जो विस्थापित हो गए हैं, उन सबको हम सहायता जो संभव है, स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, चिकित्सा के लिए और जो भी व्यापार है, हम सबसे साथ वैसे ही संबंध रखेंगे। तो रूस के साथ हमारे हैं, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अब पोलैंड की बात। पोलैंड वो देश जिसके साथ हमारे संबंध पहले के जो रहे, मैं उस पर नहीं जाता। 1000 साल, 500 साल, 700 साल पर नहीं जाता मैं। तो विश्व युद्ध जो हुए उसमें कैसे भारत तब भी आजादी से पहले के विश्व युद्ध है, मैं अभी की नहीं बात कर रहा हूं आपको। 39 उस जमाने में जामनगर के महाराजा, कोल्हापुर के महाराजा, जो अंग्रेजों का राज था लेकिन फिर भी हमारे राजाओं की तो खूब, दिग्विजय सिंह उस समय भी राजा होते थे। वो ये वर्तमान दिग्विजय सिंह नहीं कहेंगे, उस जमाने में। तो जामनगर के राजा, कोल्हापुर के राजा ने पोलैंड में जब लोग हमारे विस्थापितों की स्थिति आई युद्ध के दौरान, तो भारत में बड़े पैमाने पर पोलैंड के लोगों को इन राजाओं ने शरण दी। क्योंकि तब कोई ब्रिटिश कोई एक राज तो था नहीं, अपना अपना राज अपना ढंग से चलता था। ब्रिटिश तो अपना वसूली करते थे, उनका धंधा ही वसूली धाम है। तो आज भी कुछ पार्टियों का धंधा है वसूली काम करने का। तो वो जो ब्रिटिश परंपरा को बनाते वसूली करते, बाकी जो है दान लेते हैं, दान देते हैं। तो उस समय इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर आज भी उसके लिए मेमोरियल बने हुए, जामनगर मेमोरियल, कोल्हापुर मेमोरियल, मतलब भवन। वहां उसके बाद में जब वो वापस भी लौटे काफी संख्या में जब युद्ध खत्म हुआ, लेकिन वो उस एहसान को नहीं भूले, भारत के एहसान को नहीं भूले। और आप कहेंगे आप कैसे चर्चा कर रहे हैं, आप यहां बैठे बैठे। नहीं, मैं फिर से कहूंगा कि हाँ, मेरा सौभाग्य रहा है कि और दुनिया के 40 देशों के अलावा मुझे पोलैंड जाने का अवसर भी मिला है। और कब मिला, सामान्य रूप से नहीं, जो कूटनीतिक चर्चा की। 1996 डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, अक्टूबर में, अभी सितंबर शुरू होने वाला है, अक्टूबर, तो आप समझिए। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा पोलैंड, चेक गणराज्य, स्लोवाक, इधर ओमान पहले, इन सब देशों की जब यात्रा पर गए तो उस दल में उनसे पुराना उनसे परिचय था, संबंध थे कह सकते हैं। और पत्रकार के नाते भी उनके साथ जो प्रतिनिधिमंडल या जो मीडिया का रोल एक ग्रुप था, उसमें मैं उनके साथ, और इसलिए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के साथ बात करने के अवसर प्लेन में भी मिले, वहां भी मिले। उस समय बड़ा उनका एक रहता था जिनसे वो अनौपचारिक बात कर सके। तो डॉक्टर शंकर बड़े, ये भी मैं बताऊं, भारत पोलैंड के संदर्भ में जोरदार बात, आपको सामाजिक बात बताऊं। बातचीत करते हुए वहां के ही कुछ नेता साथ थे और बात हुई, तो कुछ वैसे तो हुआ कि हमारे पुराने सांस्कृतिक संबंध है, भारत के संबंध है, पोलैंड के संबंध है। पोलैंड में संस्कृत का कितना महत्व रहा है, आज से नहीं 100 साल से संस्कृत, आजादी से पहले से संस्कृत के प्रति बड़ा लगाव वहां पर है। हम यहां पर संस्कृत, अब फिर से भारत सरकार ज्यादा प्रयास कर रही है, वरना वहां संस्कृत के ग्रंथों का, हमारे संस्कृत के प्राचीन जो धार्मिक ग्रंथ हैं, वेद, उनका भी ट्रांसलेशन पोलिश में बहुत पहले हो गया। आप ये सोचिए, 70 साल, 50 साल, 60 साल पहले। और इसलिए भारत के साथ उनकी बड़ा लगाव है। उनको तो आप ये नहीं कह सकते कि ईरान से हमारे संबंध थे या नेपाल से है या वहां से है। पोलैंड जैसे देश ने पोलिश में अनुवाद करके हमारे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। तो जब बात निकली तो पता चला कि पोलिश लोग, मैंने पोलिश नागरिकों या पोलिश सरकार को एक बड़ा उनके यहां धारणा है, कहावत भी है, बल्कि उस कहावत तो मुझे पोलिश की याद नहीं, लेकिन ये बताया गया कि जो ज्यादा खाते हैं उस पर भरोसा करते हैं, उन्हें पेटू हो। शंकर दयाल शर्मा जी उस उम्र में तो ज्यादा नहीं खाते थे, लेकिन खाने के मीठे के बड़े शौकीन। जलेबी, हम जब भी राष्ट्रपति भवन जाए या बाहर जाए तो मीठा, और वहां भी प्लेन में भी तो ध्यान रखते थे कि मीठा सबको मिला और कुछ खाने को क्या मिला, क्या क्या अच्छा बना है, बड़ा प्यार से, चूंकि स्नेह एक बड़ा है भोजन के साथ स्नेह। तो हमारे यहाँ मथुरा, वृंदावन कहिए या देश के अन्य हिस्सों में भी, साउथ में भी ऐसा नहीं कि भोजन खूब नहीं किया जाता। तो विश्वसनीय भारत की पेटू होना,
यहां तो लोग कहते क्या पेटू हो, लेकिन नहीं, पोलैंड में मित्रता का आधार है, पेटू कम खाता है मतलब भरोसा कम करो। शायद उनको वहां के जो हमलावर लोग थे उस जमाने में युद्ध में तो खाते वाते कम होंगे, तो एक शायद धारणा ये भी बनी होगी कम खाते मतलब खतरा है उससे, साला वो फिर कहीं कब्जा करने आएगा। ऐसी स्थिति में हमारे कृषि के उत्पाद को लेकर के उनसे समझौता, चूंकि रूस ने पोलैंड के साथ जो उनका इस तरह के जो आयात जो करता था वो उसने रोक लगा दिया, क्योंकि पोलैंड नजदीक में, वहां तो ब्रिटेन को भी बहुत कुछ निर्भर करना पड़ता है सब देशों के साथ, तो रूस को भी जरूरत होती थी वेजिटेबल फ्रूट्स। लेकिन जब तनाव बढ़ा है तो उसने यूक्रेन के साथ झगड़ा है ही, और पोलैंड के साथ भी, चूंकि उसने वर्षों तक पोलैंड पर कब्जा रखा। सोवियत संघ का भी कई वर्षों तक, इसीलिए वहां कम्युनिस्ट पार्टियों का प्रभाव भी एक समय में हो गया था विश्व युद्ध के पहले। उसके बाद जर्मन कभी कब्जा किए, कभी रूस कब्जा किए, मतलब यूं तो ये छोटे देश के साथ यही मुसीबत रही है और ये सब उससे प्रभावित रहे हैं। पहले ऑस्ट्रिया भी गए थे पिछली बार प्रधानमंत्री जब रूस गए, ताकि संदेश देना चाहते हैं, जबकि कम्युनिस्टों का भी थोड़ा प्रभाव है। और यूक्रेन की सहायता के लिए आज से नहीं है, जब सोवियत संघ से अलग हुआ तब भी सबसे पहले पोलैंड ने ही उसे मान्यता दी है। इसलिए यूक्रेन जाने से पहले क्यों पोलैंड गए यह भी आप समझ लीजिए। छोड़िए कि हमें पोलैंड से क्या क्या, और हमारे संबंध व्यापारिक बहुत अच्छे हैं, जो बताया जाता है कि $5 अरब के आसपास हमारा व्यापार उसके साथ है, पोलैंड के साथ। और उसमें डिफेंस पर भी है, अभी भी हो सकता है डिफेंस में कुछ और हो। यहां तक कि पहले भी जो समझौते हुए उसमें टैंक का आधुनिकीकरण यदि होना है, मिसाइल का आधुनिकीकरण होना है, तो उस पर समझौता उनके साथ हुआ है, और अन्य उपकरणों के लिए हुआ है सामरिक, वो साथ साथ चलता है। भारत खरीदी करके भी उनको सहायता करता है कुछ। हमारी शर्तें यही है कि हम किसी भी कीमत पर इस तरह से सबके साथ संबंध रखें। उनको कृषि के मामले में सहयोग चाहिए, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी की उनको जरूरत है तो उससे हमें सहयोग मिले। व्यापार और कहाँ बढ़े, जिस जो हमारे यहाँ है वो इंडस्ट्री पहले भी लगाई है, आज भी लगाएं, उद्योग व्यापार के साथ संबंध बढ़े। हमारे CII और जितने फिक्की इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बराबर संपर्क रहे हैं। पिछले भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जाते, मतलब वहां से, भारत का तो पहली बार है जब इतने वर्षों के बाद 35-40 साल बाद कोई प्रधानमंत्री गए हैं। और यूक्रेन में तो इस तरह का पहला अवसर होगा जब जाएंगे, तो यूक्रेन की बात हम बाद में भी कर सकते हैं। यूक्रेन में शांति की बात होगी, भारतीयों के लिए, जो भारतीय परिवार है दोनों देशों में, वो हमारे जो प्रवासी भारतीय मूल के लोग वहां हैं, संख्या ज्यादा नहीं है ना ब्रिटेन या अमेरिका की तरह, लेकिन फिर भी उन लोगों के साथ बातचीत करेंगे। पोलैंड के साथ भी दूरगामी संबंध, और पोलैंड के मार्फत भी यूक्रेन शांत रहे, क्योंकि यूक्रेन को जब सोवियत संघ से अलग हुआ था सबसे पहले मान्यता पोलैंड ने दी थी। इसलिए लोग कहते हैं पोलैंड क्यों जा रहे हैं लोग, तो जानते नहीं, साधारण बात, कोई बात भी नहीं करता। व्यापार आर्थिक संबंध ये नहीं, असली संबंध है कि जड़ किसके पास है, किसके पास नजर। ऑस्ट्रिया के पास यूरोपीय यूनियन में अपना प्रभाव रहा है, तो ऑस्ट्रिया से बात किया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो मेंबर कोई हो ना हो, लेकिन यदि उसका प्रभाव उन देशों पर हो, पड़ोस में सब एक दूसरे के रहते हैं, तो पड़ोसी धर्म के नाते भी शांति सद्भावना का ये शांति दूत का प्रयास सफल हो, हम ये मानते हैं। खाना सबको मिले, पेट भर के मिले, एक दूसरे पर विश्वास करें, और संबंध पोलैंड, यूक्रेन, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, खाड़ी के देश सबके साथ अच्छे संबंध हो, मानव जाति का विकास हो, पर्यावरण की रक्षा हो, यही तो संदेश है। ये संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पोलैंड के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, उसी तरह से यूक्रेन के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और नेता, वहां के अधिकारी, राजनयिक और भारतीयों से मिलकर के जो संदेश, जो सद्भावना पहुंचेगी, अपेक्षा करें कि और विनाश न हो, शांति के कोई रास्ते निकल सके। एडिटर साइड में हम यही विराम देते हैं। आप एडिटर साइड देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जब भी मौका आए, आपकी राय आपको जब लगे तो हमें भी अपनी राय से अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।